हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका क्लास 8 का चैप्टर 1 है सिविक्स का, ठीक है ना। और अगेन ये एनसीईआरटी का चैप्टर्स नहीं है, ये प्राची पब्लिकेशन की जो किताब है उसके अकॉर्डिंग सिविक्स का चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या बोला कि एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है? लीगल है, ठीक है ना, यानी सब पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। रूल्स जो इसमें दिए हुए हैं यानी क्या है, लीगल है यानी कुछ रूल्स होंगे। तो रूल्स जो दिए हुए हैं तो उसी रूल से सभी लोग गवर्न होंगे। आपकी जो गवर्नमेंट है और जो कंट्री है कैसे फंक्शन करेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, वो इसमें मेंशन है। किसमें मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यानी सम बेसिक्स, ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बेसिक्स लॉज दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो है इवॉल्व्स, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि काफी रिजिड है, ठीक है ना। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है वो रिजिड नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। वक्त के साथ यानी प्रॉपर ड्यूरेशन के साथ जब हमें लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लॉज भी चेंज करने चाहिए, तो हम लॉज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो द नीड, रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशंस ऑफ जो पीपल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लॉज में चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, इसी को ही हम अमेंडमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे भी हम इस वर्ड को देखेंगे, क्या बोलेंगे इसे, अमेंडमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है वो है द रोल ऑफ और द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों है, पहले आप ये समझिए। एक गेम के एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन नॉर्मली आप समझिए। जैसे मैं आपको एक ऑप्शन दूं, ठीक है ना, एक ऑप्शन दूं कि आपको फ्रीडम है, आपको मैंने फ्रीडम दिया है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। मान लीजिए हम एक स्कूल में ही हैं, स्टूडेंट्स हैं 8 क्लास के, और उन्होंने ऑप्शन दिया गया है कि 6 आवर्स के लिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं। रेयर ही कोई बच्चा होगा जो बोलेगा कि नहीं हम 6 आवर्स के लिए पढ़ना चाहते हैं। कोई रेयर 1 या 2 बच्चा हो सकता है, बाद बाकी वो बहुत शैतानियां करेंगे, बहुत उल्टी सीधी चीजें कर सकते हैं। यानी कि इसीलिए आपको गवर्न करने वाले कोई होना चाहिए, कुछ रूल्स प्रॉपर होने चाहिए। इसलिए स्कूल्स में भी डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना, कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। और एक्चुअली नॉर्मल सेंस में भी बताऊं, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो निगेटिव की तरफ थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे गेम है, कोई गेम है तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है ना, और वो रूल्स ही डिफाइन करते हैं कि वो गेम कौन सा है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मुझे गोल मारना है, तो जनरली हम ये वर्ड किस में यूज करते हैं, फुटबॉल में। मुझे बास्केट करना है अगर बोलते हैं तो बास्केटबॉल। यानी कि हर जो गेम है वो डिफाइंड है, और वो डिफाइंड किस सेंस है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग है। और वही रूल्स उसको क्या करता है, एक गेम को दूसरे गेम से डिफरेंट बनाता है, ठीक है ना। यानी फुटबॉल एक अदर गेम होगा, बास्केटबॉल एक अदर गेम होगा। ये इसके रूल्स है जो इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बना रहे हैं फ्रॉम वन एनदर, ठीक है, डिस्टिंग्विश वन गेम टू अनदर। उसी तरीके से हमारे कंट्री में भी देखा जाए, फंडामेंटल कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, ठीक है। इससे डिफरेंशिएट क्या होगा कि जो एक सेक्टर के लोग हैं, या जैसे एक सेक्शन की सोसाइटी है उसके लिए अलग रूल है, दूसरे सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी, जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्मल जो सिविलाइज लाइफ जी रहे हैं उनके लिए अलग रूल्स है। ट्राइबल पीपल्स जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं उनके लिए रूल्स अलग होंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए रूल्स अलग अलग होने चाहिए। वही तो उनको एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। तो उनके लिए रूल्स भी डिफरेंट होने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, ठीक है ना, रीजंस क्या क्या है, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को भी पावर दे रहा है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पावर को एक्सरसाइज करती है। और सिटीजन्स को क्या दे रहा है, उसके राइट्स दे रहा है कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। हम देखेंगे क्या क्या राइट्स हैं, अभी मैं इसलिए ऐसे लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया गया कि गवर्नमेंट की पावर्स क्या होगी, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, और कोई मिसयूज ना करे अपने राइट्स को। क्या करे, कोई अपने राइट्स को मिसयूज ना करे। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नीड है, क्योंकि ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट लगाता है। क्या लगाता है, लिमिट। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं, मुझे ऐसा राइट दिया गया है, मैं कहीं भी मूव कर सकता हूं, लेकिन आप किसी गवर्नमेंट मशीनरी में विदाउट परमिशन नहीं जा सकते, आप पार्लियामेंट में इन नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन की, ठीक है, ये आपका राइट नहीं है। तो क्या किया गया, लिमिट लगाया गया। कहां से लिमिट लगाया गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स दे रहे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या करता है, लिमिट भी लगाता है, रोक भी लगाता है कि आप
राइट्स का गलत यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट्स, जैसे अगर आप राइट्स का गलत कर रहे हैं यूज, तो पुलिस है, उसके ऊपर कोर्ट्स हैं, वो आपको कंट्रोल कर लेंगे, लिमिट कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, राइट्स का गलत मिसयूज कर सकता है, ठीक है ना। तो वो भी चीज मेंशन है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आएगी और उनके पावर्स को क्या करेगी, लिमिट करेगी, ठीक है। हम वो चीज भी समझेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ जो गवर्नमेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव, उनका काम क्या है, ठीक है ना, और उसमें बैलेंस क्या कैसे बनाया जाता है वो भी हम देखेंगे, तब आपको इस चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बस ऐसा कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे आप भी क्या है, लिविंग पर्सन है, ठीक है ना। अब लिविंग है तो जाहिर सी बात है, जो समय है, टाइम के अकॉर्डिंग आप में चेंजेस आएंगे, आपके बॉडी में, आपके मेंटल एबिलिटी में, सब में चेंजेस आएंगे। वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, टाइम के साथ उसको भी चेंज की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको एक वर्ड बता दिया है, सिखा दिया है, अमेंडमेंट, यानी लॉज में हम चेंजेस लाएंगे, ठीक है ना। जो लॉज पुराने हो चुके हैं, ट्रेडिशनल हो चुके हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। सो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्यों, क्योंकि ये ग्रो और इवॉल्व होता है, जैसे जैसे नीड्स, रिक्वायरमेंट होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं कंट्री के लोगों का, वैसे वैसे इसमें चेंजेस आते हैं। थर्ड क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो जिन चीजों पे क्या है हमारे सिटीजन्स एग्री करते हैं, ठीक है, वैसे जैसे मान लो, अगर मैं एग्जांपल है ये, फार्मर्स के लिए कोई एक नया लॉ लेके आ रहा हूं, जो कि आप न्यूज में देखे भी होंगे, तो ऐसे एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मान लो मैंने पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉज बनाना, ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या किया, लॉ बना दिया। अब वो लॉ जो है ना फार्मर के हित में नहीं है, सही नहीं है, तो अब क्या है, अब आपको राइट प्रोटेस्ट करने का भी दिया गया कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आपने प्रोटेस्ट करना, आपको वो चीजें सही नहीं लगी, फार्मर्स के ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, अब उस लॉज में क्या करना पड़ा, चेंजेस करना पड़ा, ठीक है। तो सेम चीज है, जिसपे सारे सिटीजन्स एग्री करेंगे, उन्हें सही लगेगा कि हाँ ये जो लॉ बना है हमारे हित के लिए, हमारे सही के लिए बना है, तो लोग क्या करेंगे, एग्री करेंगे। इससे एक और चीज पता चलता है, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी कैसे रहती है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेनर जब हमारे लॉज को देखेगा तो उसे समझ में आया कि अच्छा, इस कंट्री में इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों को गवर्न किया जाता है, ठीक है, तो उससे हमारे सोसाइटी के बारे में भी पता लगता है, ठीक है, नैरो माइंडेड है कि ओपन माइंडेड है कि क्लोज माइंडेड है, ये सब पता लगता है हमारे लॉज को देख के, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है। अब अभी मैंने ऊपर भी बताया है, मान लो ये कम्युनिटी एक है, ये कम्युनिटी बी है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, तो दोनों के लिए क्या होगा, रूल्स जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ये ट्राइबल है, ये ट्राइबल है तो इनके लिए रूल्स अलग होंगे, ये नॉर्मल पीपल हैं, सिटीज वगैरह में रह रहे हैं, तो इनके लिए लॉज अलग होंगे, ठीक है। और ये दोनों एग्री करने चाहिए, ऐसा नहीं फिर वही वाली कहानी है फार्मर वाली कि अगर आपने ट्राइबल को लेके कुछ लॉज बनाए और उन्हें पसंद नहीं आएगा तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, तो फिर आपको लॉज में चेंजेस लाने होंगे, ठीक है। या सिटीज में आपने कोई लॉ लेके आए हैं आप, और वो सिटीजन्स को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आपको लॉज में चेंजेस लाने होंगे। अगर आप उस पर भी रिजिड बनोगे तो जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें आप उस पर्सन को हरा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वी चूज लीडर्स, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, क्या है हमारे कंट्री में, डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल, क्रेसी का मतलब क्या होता है, सिस्टम और गवर्नमेंट। तो ऐसा सिस्टम या गवर्नमेंट जो पीपल द्वारा चल रहा हो, ठीक है ना, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो हमने ही अपने लीडर्स को चुना है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अब जो उनकी जो पावर्स उन्हें मिली है उसे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, समटाइम उसका मिसयूज भी करते हैं, है ना। जो पावर्स उनको दिया गया है कि लोगों की भलाई में लगाएं, पीपल्स के हित के बारे में सोचे, कभी कभी वो मिसयूज भी करते हैं पावर का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी रूल्स बना रखे हैं, ठीक है ना, कि अगर आप पावर्स का ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, पावर का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। यानी गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि गार्ड किया जाता है कि वो ज्यादा पावर्स को एक्सरसाइज ना करे, गलत ना करे, ठीक है ना, लिमिट लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इंश्योर्स ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल ग्रुप्स और पीपल। अब जैसे समझ लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है ए, ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई एक पॉपुलेशन है बी जो कि इतनी छोटी पॉपुलेशन है। अब ये क्या है, ये डोमिनेंट ग्रुप हो गया, अब ये क्या करेगा, इन्हें परेशान करेगा, बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है।
तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप डोमिनेंट है, आप बिग इन नंबर हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ गलत करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमारे कंट्री में अब ये जो कम इन नंबर है, अब देखो मैं ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 8 है, क्योंकि इसके भी माइनॉरिटी की मीनिंग क्या होती है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है ना, उतना बताना भी जरूरी नहीं है। बस अभी आप ये समझ के चलो कि ये कम इन नंबर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको प्रॉपर रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने क्या दिया है इनको, रिजर्वेशन, कि इनके साथ गलत ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोई एक ग्रुप डोमिनेंट ना हो, ठीक है ना, कि जो भी ग्रुप डोमिनेंट होगा वो जो चाहेगा वो करेगा, ऐसा कंट्री में नहीं होना चाहिए और सही भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स बोथ इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अब इंटर कम्युनिटी की देखो, ऊपर में जो डोमिनेंस की बात हो रही थी वो ग्रुप की बात हो रही थी, ठीक है ना, एक कोई बड़ा ग्रुप है दूसरे पे डोमिनेंसी बना रहा है जो कि एक छोटा ग्रुप है। यहाँ पे बात हो रही है इंटर कम्युनिटी की बात हो रही है। देखो मैंने बस एग्जाम्पल के पर्पज से लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे मान लो इंटर कम्युनिटी यानी राजपूत और यादव दोनों अलग अलग कम्युनिटी है, इसको इंटर कम्युनिटी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन, जैसे मान लो राजपूत अगर डोमिनेंट है तो यादव पे डोमिनेंसी बनाए, ये सही नहीं है। इंट्रा कम्युनिटी, अब जैसे यादव में भी सब कास्ट होते होंगे, ठीक है ना, वो होते ही हैं मुझे पता है। तो अब उसमें कोई एक ग्रुप है, होता है ना, जो मैंने बोला सब कास्ट है, उसमें कोई एक ग्रुप है जो डोमिनेंट है काफी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो यादव के जो नीचे के कुछ सब सेक्शंस हैं उन पे वो डोमिनेंसी बनाए, तो ये भी सही, इसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन एडवर्स इंपैक्ट ऑन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ए सोसाइटी। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सभी लोग परेशान हैं उन चीज़ों से, या मान लीजिए यहाँ पे जैसे फ्रस्ट्रेटेड विद द करप्शन, बहुत जगह करप्शन है, तो आप क्या है अपनी गवर्नमेंट से काफ़ी खफा हैं, गुस्सा हैं। रेड टेपिज्म क्या होता है, जैसे आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं देखते होंगे कि बहुत सारे फाइल्स पेंडिंग है, वर्क ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में देखिए बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में जाके देखिए बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो इसी को रेड टेपिज्म कहा गया है। वो नहीं होता है लाल कपड़ा बांध के फाइल्स बना के बस रखा हुआ है, यानी काम नहीं हो रहा है, काम काफी स्लो हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, आप बोल रहे हैं कि नहीं हमें डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, हमें कोई स्ट्रिक्ट रूरल चाहिए जो क्या करे, इन लोगों को ठीक करे, करप्शन को ठीक करे, ठीक है ना, जैसे आप बोलते हैं सऊदी अरबिया। तो स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, कोई एकदम रूलर होना चाहिए, क्रूर टाइप का, डिक्टेटर टाइप का, हमें वो चाहिए। तो ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ गलतियां हैं उसको सुधारा जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। आप डिमांड करो, प्रोटेस्ट करो, अपनी बात को गवर्नमेंट तक लेके जाओ, लेकिन डिक्टेटरशिप लाना वो सही नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, ऐसे हाई कोर्ट से आपके बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि ठीक है जो जनता है वो परेशान है, पावर्स का मिसयूज होता है, लेकिन इन चीज़ों को सही करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फीचर्स, ये वीवीआई में लिख दे रहा हूँ, ऐसे इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी नीचे दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है। फर्स्ट है ए डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, तो रिटन है ये, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लेंथीएस्ट, ठीक है ना, जब स्टार्टिंग में ये बना था तो 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी के टाइम पे क्या है, 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, और टोटल 105 अमेंडमेंट्स हुए हैं 2021 तक। अमेंडमेंट आपको पता है, चेंजेस, आर्टिकल्स भी बढ़े। नॉर्मल एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं मैं, जैसे आज से 10 साल या 20 साल पहले आईटी रेवोल्यूशन तो नहीं था, आईटी तो था ही नहीं किसी सेक्टर में। अब जब आईटी आया तो साइबर बुलिंग, साइबर अटैक, हैकिंग, ये सारी चीजें भी आई। अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को लॉज बनाने होंगे, तो इससे क्या हुआ, हमारे आर्टिकल्स बढ़ेंगे ना, या लॉ अगर पहले बना दिया था तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ते ही रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, जैसे सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट के पावर्स, सैलरीज, पोजीशन सब दिए हुए हैं। राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है ना, जो फंडामेंटल जैसे आपको राइट्स मिले हैं तो उसका आर्टिकल होगा, ड्यूटीज मिला हुआ है, ठीक है ना, वो ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करने हैं, क्या क्या ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है वो मेंशन्ड है, ठीक है। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट जो है वो किस तरीके से अच्छे तरीके से काम करे, उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं। यूनियन स्टेट के बीच में रिलेशन, यानी इसको सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी बोलते हैं, वो दिए हुए हैं। इलेक्शंस कैसे कैसे कंडक्ट होंगे, इलेक्शन कमीशन कैसे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसे चुना जाएगा, इस सब प्रोसेस, एमपी का पावर क्या होगा, एमएलए का पावर क्या होगा, ठीक है, ये सब चीजें, जजेस कैसे अपॉइंट होंगे,
सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक। नेक्स्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है किस चीज का, अमेंडमेंट का, यानी कि अगर कोई लॉज बाय द टाइम क्या हो गए हैं, काफी पुराने हो गए हैं या सही नहीं है, तो उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। यानी अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए सवर्न डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी हमारी कंट्री ये तीनों है, सवर्न भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक है। एक एक करके देखते हैं इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। फर्स्ट है सवर्न, यानी कि मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, इंडिया पे किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है, किस चीज को लेकर, डिसीजन को लेकर, ठीक है ना। यानी इंडिया पे किसी तरीके का आप प्रेशर नहीं बना सकते, हम फ्री हैं। क्या है, हम फ्री हैं, यानी हम पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बना सकता है, हम अपनी पॉलिसीज, हम अपने डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए यहां पे भी वही डेफिनेशन में लिखा है, फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, फ्रेम इट्स ओन पॉलिसी, हम अपनी पॉलिसीज खुद बना सकते हैं, ठीक है। हमें बाहरी जितनी भी कंट्रीज है उसका कोई प्रेशर नहीं है। सेकंड इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आप बहुत बार सुन लिए हैं, ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया, डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी मीन्स सिस्टम और गवर्नमेंट। देखो रूट वर्ड भी याद रखोगे ना, काम चलेगा। डेमोक्रेसी, क्रेसी मैंने बताया सिस्टम या टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डेमो का मतलब होता है पीपल। अब इसी तरीके से एक वर्ड होता है ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स आपने पढ़ा होगा बचपन में ऑटोट्रॉफ, सेल्फ, यानी कुछ लोग मिलके यहाँ पे गवर्न करते हैं। फिर आपका हो जाता है मोनार्की, जहां पे क्या होता है, किंग रूल्स करते हैं, ठीक है। आर्की मीन्स सिस्टम और गवर्नमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट है रिपब्लिक। अच्छा, डेमोक्रेटिक इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, यानी यूनिवर्सली जितने लोग एडल्ट हैं वो अलाउड हैं वोट करने के लिए। तो हमारे कंट्री में क्या रखा गया है, जितने भी 18 प्लस हैं, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर आप 18 प्लस हैं तो आपको राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है, और उसी वोट से क्या करते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होगा, नॉर्मल भाषा में याद रखिएगा, जो भी आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है हमारे कंट्री का, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, इलेक्टेड हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। अब यूनाइटेड किंगडम, जैसे अब आपका जो हेड ऑफ, जैसे कि आपने ये लैंग्वेज नॉर्मली सुना होगा, राजा का बेटा राजा बना, तो क्या है, राजा का बेटा जो राजा बना वो इलेक्ट नहीं हुआ है, वो राजा का बेटा है इसलिए वो राजा बन गया है, ठीक है। उसको मोनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो मोनार्की मैंने लिखा है, यहाँ राजा का बेटा राजा बनता है। डेमोक्रेसी में क्या है कि सब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, और रिपब्लिक में क्या है, जो भी आपका हेड ऑफ द स्टेट है उसे आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, पीएम जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ये चीजें भी हम आगे के जो सिविक्स से चैप्टर आएंगे उसमें डिटेलिंग में समझेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट याद रखिएगा, मैं फिर पूछूंगा आपसे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट इज ए सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री। हमारी कंट्री क्या है, सोशलिस्ट भी है और सेक्युलर भी है। क्या है वो समझते हैं। ये आपकी सारी चीजें आपके किताब में दिया हुआ है, पूरा का पूरा प्रियम्बल, ठीक है, पूरा प्रियम्बल दिया है, उसमें आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रियम्बल को ही क्या बोला जाता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं समरी, ठीक है ना। समरी आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है इसमें, ठीक है, और बहुत सारे नामों से इसको बोला जाता है, ठीक है। तो समरी में आपको ये सारे वर्ड्स दिखेंगे। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉलिटिकल क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं भी एक सिटीजन हूं, आप भी एक सिटीजन है, और जो अभी हमें रूल कर रहे हैं, जितने भी आपके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, वो भी इस कंट्री का सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है। तो पॉलिटिकली यानी आप एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप गरीब हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या आप इस कास्ट से आते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यानी पॉलिटिकली कोई इनइक्वालिटी, मैं एक एक करके समझा रहा हूं, पॉलिटिकली कोई इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली भी सबको अधिकार है एमएलए एमपी बनने का, ठीक है। इकोनॉमिक में देखा जाए, इकोनॉमिक यानी पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। अब कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये कास्ट के लोग जो हैं वही नौकरी लेंगे, अदर कास्ट एससीज हैं, एसटीज हैं, वो जॉब नहीं लेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी और पॉलिटिकली सबको क्या होगा, इक्वालिटी होगा, ठीक है ना, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। देखिए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ
ना कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स, रेस, किसी के भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री है, स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बहुत सारी कंट्री के बारे में सुनते हैं ना कि आप वो मुस्लिम कंट्री है, यानी ऐसा थोड़ी है उस कंट्री में सिर्फ मुस्लिम्स है, वो डोमिनेंस या डोमिनेंस बोलिए या पॉपुलेशन बोलिए उनकी ज़्यादा होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि वहाँ क्या होगी, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। सेकंड, उनके यहाँ पे क्या है ना, उन्होंने अपना एक स्टेट का, पहले इससे समझ लीजिए, स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन है वो चुन रखा है। ऑफिशियल रिलीजन किसका, स्टेट का, यानी उस कंट्री का एक ऑफिशियल रिलीजन है, यानी वो हमेशा प्रमोट उसी रिलीजन को करेंगे। और हमारे कंट्री में क्या है, नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो सबको प्रमोट करेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, आपके जो स्कूल डायरीज हैं उसमें आप देखिएगा जितने भी रिलीजन है ना, मिनिमम, जैसे आप जानते हैं हिंदूज में ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं, ठीक है ना, हिंदूज में ज़्यादा फेस्टिवल है इसलिए उनको फेस्टिवल्स की छुट्टियां ज़्यादा मिलती है, लेकिन मिनिमम अगर एक क्रिश्चियन के भी जितने होते होंगे फेस्टिवल्स, या मुस्लिम्स के हैं, जैन्स के हैं, बुद्धिज्म के हैं, एक एक छुट्टी अगर इनका मान लो टोटल फेस्टिवल 3 है, मिनिमम आपको एक देना होगा। आप इसलिए देख लीजिए मुस्लिम्स के भी कितने भी फेस्टिवल हो, मिनिमम आपको एक छुट्टी देना होगा। छुट्टी दोगे तो सारे रिलीजन को दोगे, और नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, हमारे कंट्री का स्टेट का मतलब यहाँ स्टेट का मैं डेफिनेशन बाद में आपको बताऊंगा। स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन, एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, सीधा सा डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपके जो 3 लेवल, हमारे कंट्री में क्या है 3 है, बहुत सारी कंट्रीज में क्या होते हैं 2 ही होते हैं, यूनियन होता है और स्टेट, यानी जिसको आप सेंटर भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपने पावर्स को क्या डिवाइड किया है, किसके बीच में, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में। तो हमारे कंट्री में क्या है, तीनों लेवल्स पे पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, देखो हमारे कंट्री में यूनियन को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर है, लेकिन ये सारी चीजें आपको 10th में पढ़नी है, बस मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ऐसे समझो ना कि कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स। अब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्क सिर्फ यूनियन कर सकता है, कुछ में स्टेट कर सकता है, और लोकल कुछ में कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आर्मी रिलेटेड कुछ रूल्स बनाने हैं, ठीक है, वो कौन बनाएगा, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। पुलिस या लैंड से रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हैं वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। लोकल गवर्नमेंट में जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, लोकल के बारे में एक चीज जान लीजिए, लोकल गवर्नमेंट जिसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं, लोकल लेवल पे जब आप लॉज बना रहे हैं तो उसको सेंटर भी उस पर लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। लेकिन अगर लॉ क्लैश करेगा, यानी लॉ आपस में टकराएगा, तो सेंटर के लॉ को माना जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूं, बेस्ट एग्जाम्पल एजुकेशन। देखिए एजुकेशन क्या सेंटर नहीं, सीबीएसई नहीं चल रही है, तो हाँ सर सीबीएसई भी चल रही है। क्या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं चलते हैं, तो हाँ सर स्टेट बिहार बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड के भी जो 10th है 12th है वो भी चलते हैं। तो एजुकेशन पे क्या किया, दोनों ने लॉज बनाया। लेकिन ऐसा कोई जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लानी है, मैंडेटरी है, और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ बोल रही है, अगर सेम लॉ, एकदम सेम लॉ जब आपस में क्लैश करेगा ना, तो सेंटर के लॉ को हमें मानना होगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, पहले हम समझेंगे पार्लियामेंट क्या है। तो पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर है, किसका, सेंटर लेवल का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। सेंट्रल लेवल का जो क्या है लेजिस्लेचर है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या है, पहले ये समझ लीजिए, पार्लियामेंट जो होगा हमारा वही सुप्रीम है, क्या है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर हमने माना है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल ऑफ द कंट्री। क्यों, इसको देखो ऐसे समझो, आपने ही तो इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब चुना है, रिप्रेजेंटेटिव बोलिए या लीडर्स बोलिए, वही लीडर्स क्या है, जाके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और आपके लिए लॉज बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारे कंट्री के लोगों को कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है हमें,
यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी वही 18+ जो है वो वोट कर सकते हैं, और वही जो हम वोट करते हैं तो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी एक और चीज होता है, एक तो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल। ठीक है ना, तो वो आगे के बुक्स में, मतलब आगे के सॉरी चैप्टर्स में आएगा तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी पावर का सेपरेशन है कि नहीं है। तो 3 ऑर्गन्स में हम देखें तो पावर का सेपरेशन है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसको हम 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक और होता है जिसे हम मीडिया, मास मीडिया वगैरह कहते हैं। ठीक है, देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या होगा, उनका काम है लॉज बनाना। क्या करेंगे वो, लॉज बनाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे लॉज बनाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, वो लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इधर इसको मैं साइड में थोड़ा बता दे रहा हूं, रुकिए। लेजिस्लेचर को आपने बोल दिया कि सर लॉज बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, लॉज बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव को आपने क्या बोल दिया कि वो लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी लॉज बन गए हैं उसको लागू करवाएंगे। और जुडिशरी का काम क्या होगा, लॉज को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट वर्ड याद रखिएगा, ठीक है ना, चेक नहीं बोलना अच्छा नहीं रहता है। इंटरप्रेट यानी एनालिसिस करना कि वो लॉज सही है या गलत है, अगर गलत होगा तो उस लॉज को खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसमें मैंने एक चीज लिखी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, इसको समझ, पहले एक और चीज समझ लीजिए। एग्जीक्यूटिव भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पररी में वही सारे पोस्ट आ जाते हैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे क्या है, टेम्पररी। अब कोई पूछेगा सर टेम्पररी क्यों, जैसे ही 5 ईयर में क्या होगी, गवर्नमेंट का टाइम पीरियड खत्म होगा, फिर नई गवर्नमेंट आएगी, तो इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, ये भी चले गए, इसलिए हमें इसे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, वही आपके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह। ठीक है, आईएएस, आईएफएस, ये सारे क्या होते हैं, परमानेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होते रहेगी, इन लोगों की पोस्ट वैसे की वैसे रहेगी, उल्टा और ये प्रमोट होके हायर पोस्ट पे जाते रहेंगे और सारे जो लॉज बनते गए हैं उसे डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज इंप्लीमेंट कराते रहेंगे। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट करना, चेक करना लॉज प्रॉपरली सही है या नहीं है, अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो फिर उस पर बात होगी, उस पर चेंज लाया जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, यानी कोई भी अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कि लॉज कुछ भी बना दिए गए, तो जुडिशरी फिर क्या करेगा, उसे गलत कैंसिल कर सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है, वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो जुडिशरी इस पे भी कार्रवाई कर सकता है। देखते ही है जो डीएसपी, एसपी वगैरह होते हैं, कुछ गलत करते हैं, केस होता है, एफआईआर होता है, तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। तो बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया, नहीं, इनके भी जो जजेस का अपॉइंटमेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट जितने भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे सीजेआई हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, वो कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के भी जज अगर कुछ गलत करते हैं, उसके भी कंडीशंस होते हैं, अभी आपको नहीं पढ़ना है, फिर से बता रहा हूं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में आपको क्या करना होगा, बिल इनिशिएट करना पड़ता है। ठीक है ना, क्या करना पड़ता है, मतलब किसी जज को आपको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव, हटाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में बिल इनिशिएट करना पड़ता है। अगर बिल पास हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया, तो ये भी कुछ भी नहीं कर सकते, जुडिशरी भी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें भी रिमूव किया जा सकता है। यानी हर कोई एक दूसरे को क्या कर रहा है, चेक करके रखा है। ठीक है ना, कि आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, गड़बड़ करेंगे आपको भेज दिया जाएगा वापस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इतना डिटेलिंग में बताया है। चलिए, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल नाम में ही लिखा हुआ है, फंडामेंटल, बहुत जरूरी, नेसेसरी। ठीक है ना, इसको बेसिक राइट्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल इन नेचर होते हैं ये। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी ने 2 कंडीशंस बताए थे। ठीक है ना, फर्स्ट क्या है, हर एक सिटीजन, एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजीशन टू क्लेम दिस राइट, यानी हर सिटीजन क्या करे, इन जो भी इनको राइट्स दिए गए हैं उसे वो क्लेम कर सके, यूज कर सके। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए, राइट मस्ट बी बाइंडिंग ऑन एवरी अथॉरिटी दैट हैज द पावर टू मेक लॉज। ऐसा नहीं है राइट सिर्फ सिटीजन्स पे है, ये राइट्स जो लॉज बना रहे हैं उन पे भी बाइंडिंग होगा, सारे अथॉरिटी पे ये बाइंडिंग होगा। ठीक है ना, तो बी आर अम्बेडकर ने ये 2 कंडीशंस रखे थे फंडामेंटल राइट्स को लेकर। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया भी किसने है, बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, लिखा। चलिए, अब
फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी लॉ के सामने सारे लोग क्या हैं, एक बराबर हैं, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड लिखा है, इसको मैं अब तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, क्या है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आप किसी भी सिटीजन के साथ ये सारी चीजें यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन कौन, स्टेट। अब स्टेट वर्ड को समझो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, स्टेट का भी वर्ड डिफाइन किया हुआ है। आप जाके, आपका होमवर्क है, अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप चेक करेंगे कौन से आर्टिकल में है ये, ठीक है। तो स्टेट में डिफाइन, स्टेट का मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं है, ये स्टेट में बहुत सारी चीजें आती है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, वो उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है ना। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे फादर मेरे साथ इनइक्वालिटी करते हैं, तो क्या मैं केस कर सकता हूं। बात समझो, वो तुम्हारे फादर है, वो स्टेट नहीं है, यही सबसे अच्छा जवाब है। तुम्हारे फादर स्टेट नहीं है, वो तुम्हारे फादर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ये 8 में पढ़ रहा है, ये बच्चा है ये 10th में पढ़ रहा है, इसके बच्चे 10th वाले बच्चे को फादर ने 200 रुपये दिया, इसको 100 रुपये पॉकेट मनी दी। अब बोलेंगे कि राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए और मैं अपने फादर पे केस कर रहा हूं, तो नहीं, आपके फादर स्टेट नहीं है, ठीक है। स्टेट जब आपके साथ ऐसा करेगा तब आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ऐसे आगे भी हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट जब भी आपका कौन छीन रहा है, कोई स्टेट छीन रहा है, तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कहीं भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जब क्या हो, आपका फंडामेंटल राइट छीना जाए, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश, अनटचेबिलिटी को हटाया गया, क्यों, इक्वालिटी नहीं है, आप उसको सामने बगल में बैठा नहीं रहे हैं, उसके दिए हुए किसी भी चीज को अगर हम टच करते हैं तो हम भी अनटचेबल हो जाएंगे, जिसे हिंदी में छुआछूत कहा जाता था, तो इसे बंद किया गया। एवरी सिटीजन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस सच एज प्लेग्राउंड, शॉप्स, होटल्स। अब देखिए, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, स्टेट आपके साथ इनइक्वालिटी नहीं कर सकता, तो ये प्लेग्राउंड, शॉप्स, होटल्स, ये सब बनाए हुए किसके हैं, बहुत सारी चीजें प्राइवेट लेवल की हैं, लेकिन फिर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए अनटचेबिलिटी तो एकदम प्रैक्टिस होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ऑल सिटीजन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो दे रही है वो कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट आपके साथ इनइक्वालिटी कैसे कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या है, कि स्टेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें भी अब एक चीज होता है, वो दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं, छोड़ दीजिए काफी हो इतना ही आपके लिए, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आपको मिला है वो देखते हैं। फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, यानी ये सारे आपको राइट्स मिले हुए हैं, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ, राइट्स आपको मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, फ्रीडम भी है आपको, लेकिन फ्रीडम के साथ एक वर्ड आता है रेस्ट्रिक्शन, किसी को भी होल एंड सोल फ्रीडम नहीं दिया जा सकता है, खासतौर पे इंसानों को। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, क्लास 8 का बच्चा है, उन्हें आज ऑफर दिया जाए कि आज आपको जो करना है करो, कोई कुछ नहीं करेगा, तो 90% चांस यही है कि वो गलत ही करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो फ्रीडम भी आप देख रहे हैं, फ्रीडम मिला है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके किताब में कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछूंगा अभी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर सही बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे 8 लेवल पे ये पढ़ना भी नहीं होता है, और मुझे नहीं लगता 10 तक के एनसीईआरटी में भी ये चीजें नहीं दी हुई है। लेकिन अब चलते हैं, एक एक पे बात करते हैं। फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपका राइट है, आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अब्यूज कर दीजिएगा, और खास तौर पे जैसे कुछ लोग जो जैसे कुछ बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आप उसको अब्यूज कर देते हैं, वो गलत है, ठीक है ना। आप उनके पॉलिसीज को, आप एक स्टूडेंट भी हैं अभी फिलहाल, यही सारी चीजों को सीखिए, अपने बातों को रखना, चाहे टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, या ऊपर की भी कोई कम्युनिटी हो, गवर्नमेंट हो, वहां बात रखने का तरीका सीखिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही आप पीएम को कुछ गलत बोल रहे हैं ना, तो आप उस पीएम पोस्ट को गलत बोल रहे हैं, ठीक है।
इंसान के बारे में गलत सही बोलने का कोई ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं है, उनकी जो गलती है सिर्फ वो बताइए। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई लॉ बनाया, सर आपके लॉ में ये प्रॉब्लम है, अब्यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। आप एसोसिएशंस बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे एसोसिएशंस बना लें आप जिससे कंट्री को प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो, या गवर्नमेंट या कंट्री लेवल पे आप कुछ गलत करने जा रहे हैं उसके लिए एसोसिएशन या ग्रुप बना लिया है आपने, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली रिसाइड इन एनी। बिल्कुल सही है, आप बिहार से जाके दिल्ली रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। आप कन्याकुमारी जाके रहना चाहते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ लिख तो दिया गया है कि राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड एनी पार्ट ऑफ कंट्री, लेकिन आप बोलिए कि नहीं, जैसे मैं बिहार में हूँ, पटना में हूँ, आप एक जगह को जानते होंगे दानापुर कैंटोनमेंट, आर्मी बेस है, आप बोलोगे कि नहीं मैं इसके अंदर जाके रहूंगा, नहीं रह सकते आप, आपको परमिशन नहीं है। या मान लीजिए जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है, आप बोलोगे नहीं मैं वहां जाके रहूंगा, नहीं रह सकते आप, आपको परमिशन नहीं है। यानी बहुत सारे जगह पे आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, बिल्कुल आपको फ्रीडम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां आपको जाना का परमिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। कोई भी प्रोफेशन को आप कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। आप बोलिएगा कि सर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा न्यूक्लियर बॉम्ब का, नहीं बना सकते आप। हाइड्रोजन बम बनाऊंगा सर, नहीं बना सकते आप। मिसाइल्स बनाऊंगा सर, नहीं बना सकते आप, उस बिजनेस को आप नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट। एटॉमिक एनर्जी बनाऊंगा सर, नहीं बना सकते आप बोलोगे सर न्यूक्लियर से मैं एनर्जी बना के अपने घर में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहता हूं, नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि रेडिएशन फैल गया, आपसे कुछ गलती हो गई तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। आपने मिसाइल बनाया, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गया, या आपने एग्रेशन में आके अपने ही स्टेट में या किसी अदर स्टेट में वो मिसाइल छोड़ दिया, और ये सब चीज़ें किसके कंट्रोल में है? ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ये बिजनेस कोई और नहीं कर सकता, ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए पढ़ना आपको सिर्फ इतना ही है, मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर दे दिया है नॉलेज पर्पज से, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन, आपको राइट्स मिले हुए, ठीक है, जैसे प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, इंसानों को बेच दिया जाता है, मोस्टली जो गर्ल्स होते हैं उसको दूसरे कंट्रीज में बेच देना, सेल कर देना, ये बहुत गलत काम है, हीनियस क्राइम है, नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर नहीं हो जाना चाहिए, इसका हिंदी होता है बंधुआ मजदूरी। ये पहले के टाइम पे बहुत होता था कि आपने किसी को जबरदस्ती अपने घर पे बांध के रखा है, उससे आप काम करवा रहे हैं, उसे बाहर जाने का परमिशन नहीं है, अपने गांव जाने का परमिशन नहीं है, पिछले 4-4 साल से वो आप ही के लिए काम कर रहा है, उसको बंधुआ मजदूरी बोलते थे। एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को मतलब किसी तरीके का काम में मतलब इंडल्ज नहीं करवाना है। अब आपसे फिर से एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा इसका आंसर। आप बोल रहे हैं 14 ईयर्स से जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, तो मोस्टली जो ढाबा में अगर आप जाते हैं वहाँ छोटा ही बच्चा प्लेट्स उठा रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो वो कैसे चल रहा है? जबकि वो क्या है, गलत है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस बच्चे को तो पढ़ना चाहिए। अच्छा 14 ईयर्स 17 के एज सॉरी 15 के एज तक तो गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन दे रखा है, यानी हर बच्चे को एजुकेशन लेना है, फंडामेंटल राइट हो गया ये तो फिर ये बच्चा काम क्यों कर रहा है, ये बताओ आप। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे और मुझे मैसेज करेंगे। अगर सही आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं जो भी इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा ना उसमें इसका मैं आंसर दूंगा, ठीक है ना। आप 14 ईयर से कम बच्चों को काम करते देखते हैं या नहीं देखते हैं? और देखते हैं तो ये इलीगल है, तो फिर ये हो क्यों रहा है हमारे कंट्री में? इसका जवाब आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, ठीक है। और ढूंढिएगा नहीं, आप कोशिश करिएगा सोचने का कि क्यों ऐसा हो रहा है जब ये चीजें सही नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको राइट है, आप वर्शिप कर सकते हैं, जो भी आपका रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों को बता सकते हैं कि मेरे रिलीजन में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना सही नहीं है। आप अपने धर्म को, रिलीजन को क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। जिनकी इच्छा होगी स्वेच्छा से वो चाहे तो आपका रिलीजन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
लॉ क्या बोल रहा है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड ईच वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करना है आपको। आपने अपने रिलीजन को प्रोपेगेट किया, अच्छी अच्छी बातें बताई कि तो आपके रिलीजन में क्या क्या है, सामने वाले को पसंद आएगा, वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर नहीं देना है, फोर्स नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। और आप प्रोपोगेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जैसे आपने देखा था ना एसोसिएशन बनाना, एसोसिएशन बना सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है। ये सब करने का आपको फ्रीडम दिया गया है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब राइट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पीपल टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। यानी कि अब देखो फिर बोल रहा हूं, ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये 4 में डिवाइडेड है, 4 तरीके से आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है। अब ये करना क्यों है, टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका कल्चर खत्म होते जा रहा है, या कल्चर से रिलेटेड, आपके रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो खत्म होते जा रही है, तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो अपने लोगों को, उस चीज को फैला सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना के, ठीक है। इसकी भी परमिशन आपको, यानी देखो बहुत सारी क्या होते हैं ना, जो हमारा कल्चर होता है वो कल्चर धीरे धीरे क्या होता है, डेटोरिएशन की तरफ जाते रहता है, खराब होते रहता है, या उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। कंफर्ट के अकॉर्डिंग लोग बहुत सारे रूल्स को चेंज कर देते हैं। तो आप चाहें तो आप कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बना के क्या कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं कि देखो पहले के टाइम में ऐसे होता था, ठीक है, ये चीजें नीडेड है तो हमें करनी चाहिए, ये चीजें नीडेड नहीं है तो इसे हटा दे। तो आप क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बना के एजुकेट कर रहे हैं। या फिर आपका कोई लैंग्वेज है जो विलुप्त होते जा रहा है, या मान लो आपके गांव में, आपके एरियाज में, बड़े बड़े जो एरियाज है वहां वो लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन अभी सभी लोग इंग्लिश ही बोल रहे हैं। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए भी आप इंस्टीट्यूशंस वगैरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये अपने आप में राइट है, ठीक है ना, कि जो मैंने बताया था सिटीजन्स को राइट्स मिले हुए हैं फंडामेंटल के। अगर कोई भी स्टेट क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आपको हाई कोर्ट जाने का मन नहीं है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर कौन कर रहा है, स्टेट। बार बार ये याद रखिएगा, स्टेट। मदर फादर पे मत चल जाइएगा कि मेरे फादर ने मेरे साथ राइट टू इक्वालिटी नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब बुक के अकॉर्डिंग पहले मैं बता दे रहा हूं, दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू मेक सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। सोसाइटी से रिलेटेड या इकोनॉमिक यानी पैसों से रिलेटेड, यानी सब लोग अच्छा अर्निंग करें, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, इससे रिलेटेड क्या करने चाहिए, रिफॉर्म्स, चेंजेस लाने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशल प्रोस्पेरिटी हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा और, यही ऊपर में भी एक वर्ड लिखा हुआ था, मैंने लिखा था डीपीएसपी, इसको मैं दिखा दे रहा हूं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना डीपीएसपी। देखिए मैं बताता हूँ इसका मतलब रियल में क्या है, मतलब थोड़ा सा डीप बोल सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि कुछ डायरेक्टिव्स, नरेशन, यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेट क्या कर सकता है, काम कर सकता है। इसको भी 3 में बांटा हुआ है। जैसे गांधीयन की फिलॉसफी दी हुई है कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अच्छा इसी में से एक पॉलिसी होती है, इसका भी चाहे तो आप आर्टिकल पता कर सकते हैं। इसी आर्टिकल के बेस पे ना जो ये लीकर बैन है वो गुजरात चाहे बिहार में हुआ है। यानी इसमें क्योंकि गांधीयन है, गांधी जी ये अल्कोहल, गांधी जी जो अल्कोहल को प्रमोट नहीं करते थे उसे, क्योंकि ये ब्रिटिशर के टाइम पे काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, वो लोग वाइन वगैरह पीते थे, तो गांधी जी इस चीज के बहुत खिलाफ थे। तो उनकी फिलॉसफी में ये दिया हुआ है कि लीकर वगैरह या कोई भी ऐसे सब्सटेंस, ड्रग रिलेटेड सब्सटेंस या ऐसी चीजें जिससे लोगों को आदत पड़ सकती है, वैसे सब्सटेंस को स्टेट को बंद करना चाहिए। इसी के बेसिस पे क्या होता है, लीकर बैन किया जाता है किसी भी स्टेट में। और इसका नाम ही क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी स्टेट जो पॉलिसीज बना रहे हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बेसिस पे वो अपने स्टेट को चला सकते हैं या पॉलिसी बना सकते हैं। तो बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है ना, और वो भी 3 ग्रुप्स में बांटे हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे आपको अपने जो भी लोग आपके स्टेट में रह रहे हैं उनके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाएं, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करें कि उनका क्या हो,
उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़े, इंक्रीज करे। तो ये सारी बातें आपके डीपीएसपी में लिखी हुई है, ठीक है। सो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया हो, अच्छा आपके इसी किताब में मैंने एक और चीज देखी, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए होगा, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस जरूर आप लोग कीजिए, एग्जाम में आए चाहे ना आए। क्योंकि 10th में जब आप जाओगे ना बोर्ड्स के लिए, तो बोर्ड्स में वही क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो वही आते हैं। तो उसका प्रैक्टिस कीजिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज में बताइए। मैं हर चैप्टर का जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, वो मैं किसी एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, 1 या 2 लेक्चर बना के आपके टोटल जो किताब का केस क्वेश्चन है या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है उसे मैं बता दूंगा, ठीक है। या अभी नीडेड हो तो 3-4 चैप्टर का मिला के मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्या डेवलप होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। डेवलप आप लोगों को करना चाहिए। जैसे आपने, इसका नाम क्या है, केस बेस्ड, आप केसेस सॉल्व कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं कि रट के आपने गए, आप एग्जाम में आंसर्स लिख दिए और आपका काम हो गया। आप थोड़ा सोचिए कि अच्छा ये पैराग्राफ में ऐसे दिया हुआ है, ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे एनालिटिकल जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इसको जरूर आप अपने बुक्स में बनाइए, चाहे आपके टीचर्स उसको एग्जाम में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड्स में भी काम आएगा और आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। एक्सप्लेन एनी 3 फंडामेंटल राइट्स, डिस्कस द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई इंडिया इज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी क्या इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक, सोवरेन और रिपब्लिक है या नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपका द एंड हुआ। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। नोट्स के लिए अभी तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन मैं 2 दिन में डाल दूंगा। यही जो है इसको पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। और कोई कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कोई आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, आपको किसी तरह का स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पर्सनल आईडी भी मैंने दे रखी है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एग्जाम पास में आ गया है वो भी कुछ पढ़ लें, ठीक है। सो बाय, मन लगा के पढ़िए, फिर मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट।